अच्छे से देखिए। और एक बात तो तय है ना, लोग बोलता है याद नहीं रखना है, समझना है। नहीं, आपको समझने के साथ साथ याद भी रखना है। सच्चाई देखो यही है। जिस हिसाब का कंपटीशन है कि समय का हो गया ना कंपटीशन, अगर हम याद नहीं रखेंगे, खाली समझदारी पे काम करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा हमको। इसलिए हमको समझना भी है और चीजों को याद भी रखना है। जैसे मान लो, याद रखने का मतलब मेरा क्या है, तात्पर्य कि जो हम कल आपको पढ़ा दिए, कल आपको हम प्राइज, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड परसेंटेज पे सवाल कराए थे, तो वो याद रखना है कि जब परसेंटेज वाला सवाल आया था तो क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। और आज हम अभी भी तो प्राइज, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से ही सवाल है। क्या ये प्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइज में कमी, और ये कंजप्शन में वृद्धि। 2 केजी क्या उपभोग ही है ना, जितनी वस्तुएं हमें चाहिए वही तो हमारा उपभोग होता है, वही हमारा खपत होता है। और ये 15 रुपया क्या है, कॉस्ट है, खर्चा है, हमारा व्यय है। तो ये भी सवाल प्राइज, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, बट इसमें परसेंटेज नहीं है। ये रियल डेटा पूछा गया है सब, और क्वेश्चन में भी रियल डेटा ही दिया हुआ है। 2 तरह की जानकारियां होती हैं, एक रियल और एक कंपैरिजन। एक रियल और एक कंपैरिजन। रियल का मतलब ये हुआ कि जैसे फिक्स है, अब ये चेंज नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे 2 रुपया प्रति केजी है, तो क्या ये कभी भी चेंज होकर 2.5 हो जाएगा क्या? 2 रुपए पर केजी ही रहेगा। लेकिन 2% है, अगर 2% है तो सर 2% की वैल्यू कभी देखते हैं किसी सवाल में 10 आ जाता है, किसी सवाल में 20 आ जाता है। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, तो वो कंपैरिजन वैल्यू कहलाता है। रियल डेटा जो रुपया है, संख्या है, वेट में है, काउंटिंग में है, पैसे में है, सब रियल डेटा हो गए। तुम्हारा उम्र 20 साल, ये रियल डेटा है कि कंपैरिजन डेटा है? नहीं सर, 20 वर्ष ये रियल डेटा है। तुम्हारा उम्र, इसके उम्र का 90% है, ये कंपैरिजन डेटा है, क्योंकि भाई अब उसके उम्र पे डिपेंड कर गया कि तुम्हारा उम्र क्या होगा। तो परसेंटेजेज और रेशियो ये सब कंपैरिजन डेटा होते हैं। और ये सब जो वैल्यूज हैं, रुपया, पैसा, काउंटिंग, नंबर, वेट, ये सब क्या है, लीटर जो मापते हैं, ये सब रियल डेटा में आपका है। समझ में आ रहा है बात? तो जब भी मैं रियल बोलूंगा समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूं, कंपैरिजन बोलूंगा तो भी समझ जाओगे। यहां पे प्रश्न में सारे डेटा रियल दिए हुए हैं, और पूछे गए चारों सवाल में रियल ही पूछा गया है। कितना खपत है तो केजी में ही ना बताओगे, केजी में बताने का मतलब रियल वैल्यू बताओगे आप। कितना रुपया है ये भी तो आप रुपया में बताओगे, रियल ही डेटा बताओगे। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन बेस्ड होता है। हमें एक इक्वेशन बनाना होता है और उस इक्वेशन से सॉल्व करके हम निकालते हैं, बेसिक। बट अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सर अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है ये प्राइस और कंजप्शन का प्रोडक्ट होता है। 15 रुपया व्यय है ना, हमारा खर्च है, और जो खर्च होता है ये 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। कौन कौन सा वेरिएबल? प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन का प्रोडक्ट होता है। तो क्या इस 15 रुपया जो एक्सपेंडिचर है इसमें 2 नंबर छिपे हुए हैं सर, एक प्राइस और दूसरा कंजप्शन, और दोनों को गुणा करके नहीं आया होगा एक्सपेंडिचर। तो बताओ 15 किन 2 नंबरों को गुणा करके बनता है? नेचुरल दिमाग से बोलना, तुम्हारा नेचुरल माइंड बोलेगा ना 3 पचे 15, 5 तिहाई 15। बोलने को तो कोई कहेगा नहीं 3/2 गुणे 10, नहीं बोलने को तो कुछ बोल देगा, परंतु इंटीजर डेटा की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 3-5 जिंदगी भर किए हो तो आइए ना जाएगा, 3-5 कल आज ही 15। तो सुनो, जैसे ही तुमने एक्सपेंडिचर देखा 15 रुपया है, तो सर ये जो एक्सपेंडिचर है ये प्राइस इंटू कंजप्शन से बना होगा। तो 15 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए ताकि गुणा करने पे आ जाए पुनः 15। और डेटा को ध्यान भी रखना कि सर प्राइस मूल्य में 2 रुपए पर केजी कम करना है, मूल्य को क्या करना है, कम। ये बताओ, इसका मतलब पहले प्राइस ज्यादा रहा होगा तब ना कम करेंगे। तो क्या 15 को 5 गुणे 3 लिखना ठीक रहेगा? प्राइस के जगह 5 और कंजप्शन के जगह 3। तुम 3 गुणे 5 भी लिख दोगे तो 15 तो आ जाएगा, परंतु ये डेटा भी सेटिस्फाइड होना चाहिए।
तो बताओ 15 को लिखने का एक तरीका है 5 गुणे 3 और दूसरा तरीका 3 गुणे 5 हो सकता है। तो अगर मैं पहले 5 गुणे 3 लिया और बाद में 3 गुणे 5 हुआ तो क्या प्राइस 2 रुपया कम हो रहा है? और क्या कंजप्शन 2 kg बढ़ रहा है? क्या क्वेश्चन का डिमांड भी यही था कि प्राइस 2 रुपया कम होना चाहिए और कंजप्शन 2 kg बढ़ना चाहिए? तो बताओ पहले जो लिए वो ओरिजिनल डेटा ना, वास्तविक मान ना, और जो बाद में लिए वो नया वाला वैल्यू। तो जो प्रश्न पूछा है वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक प्राइस पहले वाला ना, क्या 5 रुपए पर केजी। सर पूछा है वस्तु का नया मूल्य क्या है, तो आप कहोगे सर नया मूल्य 3 दिख रहा है मुझे, तो क्या होगा 3 रुपया पर केजी। ये 2 कम हो रहा है, क्वेश्चन का डिमांड था 2 रुपया कम होना चाहिए और खपत 2 kg बढ़ना चाहिए, 2 बढ़ ही रहा है ना खपत। कह रहा वस्तु का वास्तविक कुल खपत क्या था, यानी पहले आप कुल कितना केजी लिया करते थे? क्या आप 3 kg लिया करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 kg। सर नया कुल खपत क्या है, क्या अब हम नया कंजप्शन 5 kg कर रहे हैं, 2 kg ज्यादा मिल रहा है मुझे? इसका आंसर हो जाएगा 5 kg। क्या आपको चारों सवाल समझ में आया? बोलिए। अब मन में एक प्रश्न आएगा कि सर हो सकता है ये दोनों बराबर ना हो, या हो सकता है कोई एक डेसिमल में नंबर हो, ये भी तो हो सकता है 1.5 रुपया प्रति केजी कम हो गया। ऐसा जब आ जाएगा तो भी मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप हिट एंड ट्रायल लगा के ट्राई करना कि जो एक्सपेंडिचर है उसको ऐसे तोड़ें 2 नंबर में, ताकि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और उसका गैप भी मेंटेन हो जाए जो दिया रहेगा। समझ आ रहा है बात? और अगर नहीं हो पाया, मान लो प्रेशर होता है ना एग्जाम का, टिक टिक चलते रहता है घड़ी, मान लो तुम नहीं सोच पाए, ये तो इजी नंबर था ना 15, 3 गुणे 5, 5 गुणे 3, लेकिन ऐसा कोई नंबर है जो हमारा दिमाग स्ट्राइक नहीं कर रहा है, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उसको किन 2 नंबरों में ब्रेक करें ताकि आगे की डेटा भी सेटिस्फाइड हो। तो फिर वो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, बेसिक तरीका, वो लगा लेना। वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न है ना, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। तो अगर वास्तविक मूल्य निकालना है तो हम वास्तविक मूल्य को ही एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं वस्तु का वास्तविक मूल्य x रुपया पर केजी है। इक्वेशन बेस्ड जब बनाना होगा कि नहीं, हमें पूरा सॉल्व करके देखना है, तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो मानिए अगर जो निकालना है वही मान लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, सर वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना रुपए पर केजी है, तो इसी को मानते हैं कि अगर वस्तु का वास्तविक मूल्य x रुपया पर केजी है, कितना x रुपया पर केजी, तो बताओ बाबू 15 रुपया में क केजी मिलेगा। अगर वस्तु का मूल्य x रुपया पर केजी है तो 15 रुपया में क केजी मिलेगा, 15/x मिलेगा। अच्छा, बाद में क्या मुझे अधिक प्राप्त हो रहा है? तो बाद में अगर अधिक प्राप्त हो रहा है, आप कहोगे जब वस्तु का मूल्य x रुपया पर केजी था तो मुझे 15/x केजी मिला करता था, और बाद में मूल्य आपने 2 रुपया पर केजी घटा दिया, तो क्या वस्तु का नया मूल्य x माइनस 2 रुपया पर केजी हो जाएगा? अगर वस्तु का वास्तविक मूल्य हमने मान लिया x रुपया पर केजी है, तो क्या उसका नया मूल्य अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 2 रुपए पर केजी हो जाएगा? क्योंकि मूल्य में 2 रुपए की कमी करनी है ना। तो अगर बताओ वस्तु का वास्तविक मूल्य x रुपया पर केजी था और वस्तु का नया मूल्य x माइनस 2 रुपया पर केजी है, तो वस्तु ज्यादा x रेट पे मिल रहा था कि x माइनस 2 रेट पर? सर दाम कम होगा तब ना सामान ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कितना केजी मिलेगा? तो सर अभी भी तो हम 15 रुपया लेके जा रहे हैं और दाम हो गया x माइनस 2, क्या मुझे 15 बटा में x माइनस 2 केजी मिलेगा? ये वाला ज्यादा है कि ये वाला? ये वाला। तो जब अंतर निकालते हैं तो बड़ा में से ना छोटा घटा के, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। ये बताओ, ये कंजप्शन का ना अंतर है, और कंजप्शन का अंतर 2 केजी था, बराबर 2 केजी लिख देंगे हम लोग। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं यहां भी रिकमेंड करूंगा कि अगर मान लो तुम डायरेक्ट नहीं सोचते हो, इक्वेशन से सोचते हो, तो भी इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो एग्जाम आप देने वाले हो वहां ऑप्शंस रहते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना x के लिए, तो बाई ऑप्शन यहां से ट्राई कर लेना। ऑप्शन में दिया रहेगा ना 3, 5, 7, 4 ऐसे दिया रहेगा, तो बाई ऑप्शन करना। क्यों?
क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में कैसे भी करोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाई ऑप्शन करना यहां के बाद, बाई ऑप्शन यहां के बाद करना, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। मान लो ऑप्शन में उठाया, लिखा हुआ है 5, एक ऑप्शन में होगा कहीं 5, कहोगे कैसे जान गए 5 है? अरे भाई बारी बारी से चेक किया, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए, 5 उठाया तो 5 रखूंगा और इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तो 5 सही माना जाएगा। 5 माइनस 2 3 से 15 5 बार में, यहां 5 से 15 5 माइनस 3 आ गया 2, इसीलिए बाई ऑप्शन एक्स बराबर क्या हम करेंगे आंसर 5। जहां एगो मिल गया सब मिल जाएगा। हाई 5 तो ऐसे 2 रुपया कम ना। अच्छा सर पहले टोटल कंजप्शन कितना था? क्या ये पहले वाला कंजप्शन था? तो 5 से भाग दिए थे 3 बार में ना गया था, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। अब कितना कंजप्शन है? क्या ये अब वाला कंजप्शन था? समझ गए बात? लेकिन ऐसा कब करना है, इक्वेशन कब बनाना है? जब सर हम डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट सोच लिए तो सीधे आंसर ना दिख जाएगा हमको, क्योंकि डायरेक्ट सोचोगे ना तो लिखना ही नहीं है कुछ। जैसे ही 5 3 सोचे थे तो ये आंसर ही ना सोच लिए जी, 5 3 आंसर ही ना आ गया सीधे। तो नहीं सोच पाओगे तब भी इक्वेशन बनाना, क्योंकि इक्वेशन बनाने में भी कुछ समय बर्बाद हो जाता है। याद रहेगा बात? चलिए बहुत अच्छा। आइए इन पे सवाल देखेंगे, ठीक बा ना? कुछ गड़बड़ हुई तो मैथ का मास्टर का माफ है, मैथ के मास्टर का स्पेलिंग चेक कभी नहीं करना, ठीक है? अभी जो सवाल कर रहे थे उसमें एक्सपेंडिचर था, प्राइस था, कंजप्शन था, और अभी जो सवाल करेंगे उसमें इनकम है, आय, खर्च, या इसको व्यय भी कहा जाता है, और ये बचत है ना। इन पे थोड़ा हम देखेंगे सवाल, इनमें क्या रिलेशन होता है, राइट? जो इनकम होता है ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। वहां इनटू का रिलेशन था ना बाबू, यहां प्लस का रिलेशन होता है। यानी किसी व्यक्ति की आय हम दावे के साथ बता देंगे यदि उस व्यक्ति का खर्च और बचत दोनों हमें बता दिया जाए। मान लो तुम्हारा खर्चा है पर डे का 500 रुपया और तुम्हारा बचत है 100 रुपया एक दिन में, क्या तुम्हारे एक दिन का इनकम बता दिया जाएगा? 500 उड़ा दिए, 100 बचा लिए, इसका मतलब तुम्हारा इनकम 600 था। क्लियर है? तो ये रिलेशन होता है, प्लस का रिलेशन होता है। इनकम बराबर, अगर मैं इनकम को शॉर्ट में आई से लिखूं, एक्सपेंडिचर को मैं ई से लिखूं और सेविंग को मैं एस से लिखूं शॉर्ट में, तो क्या यहां से हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, ये आके घट जाएगा इसमें से। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये तीनों बातें याद रखनी। देख लेंगे क्या पूछा है। आय पूछेगा तो व्यय प्लस बचत, व्यय पूछेगा तो आय माइनस बचत, और बचत पूछेगा तो आय माइनस व्यय। क्लियर? अब इतना इसका आंसर करना चाहिए। आइए समझते हैं इसका क्या जानकारी है। एक व्यक्ति का मासिक बचत यानी एक महीने का, अगर एक माह का बचत, मासिक बचत मतलब एक महीने का बचत 2000 रुपया है। सर प्रश्न में मासिक और वार्षिक दोनों दिख रहा है, तो अगर एक महीने का बचत है, एक महीना का बचत प्रश्न में 2000 है ना, तो एक वर्ष का बचत, सर एक वर्ष में क महीना, तो एक महीना में 2000 बचाया तो 12 महीना में 12 गुणे 2000 यानी 24,000 न बचाएगा। तो सर इस व्यक्ति का वार्षिक बचत 24,000 है। सर आगे जानकारी दिया है वार्षिक व्यय, व्यय मीन्स खर्च ही है, यानी एक वर्ष का
व्यय दिया है 2,40,000। अगर एक वर्ष का व्यय है 2,40,000, सर मंथली इनकम भी चाहिए, तो हम एक माह का व्यय निकाल सकते हैं। सर एक माह का व्यय, सर एक वर्ष में 12 महीना होता है, ये तो 12 महीने का है, और एक महीने का निकालना होगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 24 पे 4 जीरो में 12 से डिवाइड करूं तो 20,000 रुपया महीना हो जाएगा इसका। आइए अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे किस डेटा का इस्तेमाल करना है। इतनी जानकारी आपके पास क्वेश्चन में था ना। पहला प्रश्न है मासिक आय। अगर मासिक आय चाहिए, चूंकि सर हमको आय चाहिए तो व्यय प्लस बचत से ना होता है जी। आय मतलब व्यय प्लस बचत, लेकिन मासिक आय चाहिए तो मासिक व्यय प्लस मासिक बचत ना। बोलो बाबू, मासिक व्यय कितना था? एक महीने के व्यय को ही मासिक व्यय कहते हैं। ये था 20,000 प्लस मासिक बचत कितना है? सर एक महीने का बचत 2,000 था, 2,000। तो 20,000 में 2,000 जुड़ेगा तो 22,000 ना आंसर होगा। समझे 26,000 वाले? गड़बड़ा गया था ना। सवाल तो आसान ही रहता है, परंतु सावधानी से करना है। आइए वार्षिक आय के लिए, सर आय जब भी चाहिए तो व्यय प्लस बचत से होगा, लेकिन यह भी देखना कि कौन सा आय चाहिए, वार्षिक। तो वार्षिक आय निकालने के लिए वार्षिक व्यय प्लस वार्षिक बचत ना। एक वर्षों का इनकम चाहिए तो एक वर्ष का एक्सपेंडिचर और एक वर्ष का आपका बचत होना चाहिए। या फिर अगर एक महीने का आय निकल गया उसको हम 12 गुना कर देंगे तो एक वर्ष का भी बन जाएगा। एक महीने का इनकम पता है तो क्या हम 12 महीने का निकाल सकते हैं? 12 का गुणा कर देंगे तो। या फिर अगर दोनों अलग अलग पता है तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है। वार्षिक व्यय कितना था बाबू? एक वर्ष का व्यय 2,40,000 था, तो यह है 2,40,000 प्लस एक वर्ष का बचत, एक वर्ष का बचत 24,000 था, 24,000 जोड़ देंगे, 2,24,000 ना। तो 2,40,000 में 24,000 बढ़ जाएगा, 2,64,000 हो जाएगा। ये है सेकंड का आंसर और ये है फर्स्ट का आंसर। या क्या मैं एक वर्ष के इनकम में 12 का गुणा कर देता तब भी आ जाता? एक वर्ष का इनकम तो 12 दूनी 24 और 24 दू 26, 264 वाला हो जाता आपका आंसर। क्लियर है दोनों सवाल? तो इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है। ये बढ़िया सवाल नहीं है। बढ़िया सवाल बनेगा परसेंटेज का लेकर के कि इनकम में इतने परसेंट का वृद्धि हो गया, सेविंग्स में इतने परसेंट का कमी हो गया, तो बताओ कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज हो गया। ये सब सवाल अच्छा बनता है इसमें। तो उसकी चर्चा आज की कल आज भर नए कोटा पूरा हुआ।